अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सहर फातना हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ गायनी कैंसर यूनिट में और गायनी एंडोस्कोपी यूनिट में। मेरी स्पेशलाइजेशन है गायनी रिलेटेड कैंसर सर्जरीज़ में, लेप्रोस्कोपिक और स्टारोस्कोपिक सर्जरी में, और इनफर्टिलिटी यानी बेऔलादगी रिलेटेड केसेस में, जिसमें मैं मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स को ट्रीट भी करती हूँ। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IUI और IVF भी करती हूँ। आज इस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कैंसर की अलामात। हर औरत को ये पता होना चाहिए कि कैंसर के क्या अलामात होते हैं और उसको किस वक्त जाके डॉक्टर को मायना कराना है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कैंसर की अलामात। हर फीमेल को पता होना चाहिए कि कैंसर की क्या अलामात है और उसको कब जाके डॉक्टर को से अपना मायना कराना है। पाकिस्तान में ख़वातीन में कैंसर की शरह बहुत ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर, अंडेदानी का कैंसर, बच्चेदानी का, सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये बहुत कॉमन कैंसर है। इसके अलावा वल्वल वजाइनल कैंसर्स भी हम डेली बेसिस पे बहुत इनकाउंटर करते हैं। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, पाकिस्तान के दूर दराज इलाक़ों से भी आते हैं जिनको ये कैंसर डायग्नोस हुआ होता है। पाकिस्तान में कैंसर की शरह इसलिए ज़्यादा है कि एक तो औरतों में ये रुझान नहीं है कि वो सिम्टम्स आते ही डॉक्टर के पास जाएं, और सेकेंडली उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शनल मौजूद हैं कैंसर के इलाज के लिए, और आपको कैसे पता चले कि आपको कैंसर हो सकता है। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगी ब्रेस्ट कैंसर का। अनफॉर्चुनेटली एशिया में पाकिस्तान टॉप मुल्कों में आता है जिनमें ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर की आमतौर पे अलामात ये होती है कि छाती में दर्द हो रहा हो या कोई गुठली सी बनी हो, चाहे ये लंप एक पी साइज़ के बराबर हो या बड़ा हो। इसके अलावा ब्रेस्ट का कलर चेंज होना, रेडनेस होना, निपल का अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होना, निपल से पानी या खून का आना और निपल से दूध का आना अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही हैं तो। इसके अलावा एक्जिला यानी बगल में दर्द होना या उसमें गुठली निकलना, ये सब अलामात हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की हो सकते हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनकी फैमिली में BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन हो, उनको चाहिए कि वो अपने ब्रेस्ट का रेगुलर मायना कराएं। ये म्यूटेशन क्या होती है? BRCA1 और BRCA2 दो जीन्स होती हैं जो औरतों को कैंसर से बचाती हैं। अगर इन जीन्स में म्यूटेशन आ जाए, जो आमतौर पे बहुत सारी फैमिलीज़ में आ जाती है, तो इनकी फैमिलीज़ में ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इनकी फैमिली के मर्दों में प्रोस्टेटिक कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा मेलानोमा भी इन फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है। जिन लोगों में BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशन होती है, उनकी फैमिलीज़ को हम ये बावर कराते हैं कि आपने अपनी यंग एज से ही अपने फ़ीमेल्स को प्रॉपर ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन सिखाना है, जिन्होंने हर महीने ब्रेस्ट और एक्जिला दोनों को एग्ज़ामिन करना है। और इसके अलावा हम आमतौर पर रिकमेंड करते हैं कि जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए तो आप ओवरीज़ को रिमूव कर दें। BRCA म्यूटेशन डायग्नोस कैसे होती है? इसके लिए हम एक ब्लड टेस्ट कराते हैं। अगर ये ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कैंसर है। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर म्यूटेशन है और आपको कैंसर होने के चांसेस बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले में 10% ज़्यादा हैं। BRCA म्यूटेशन का टेस्ट नेगेटिव आए, इसका भी मतलब ये नहीं होता कि आपको कैंसर नहीं है। इसीलिए आमतौर पे ये टेस्ट हम हर किसी में नहीं कराते। ये टेस्ट उन औरतों में कराते हैं जिनको 40 साल से पहले कैंसर होने की हिस्ट्री हो या उनकी फैमिली की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो कैंसर्स की। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि बहुत सी यंग फीमेल्स आती हैं, अनमैरिड फीमेल आती हैं जिनके ब्रेस्ट में कोई गुठली होती है, और आमतौर पे एक मिथ होता है कि इसको इस एज में नहीं छेड़ा जाए, या वो समझते हैं कि उनकी ब्यूटी ख़राब हो जाएगी। तो एस्थेटिक पर्पस की वजह से वो एक छोटे से लम्ब को छोड़ देती हैं जब तक वो बहुत बड़ा नहीं हो जाता और पेनफुल नहीं हो जाता। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, इसलिए अगर आपको छोटी सी भी गुठली हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, तब हमारे पास आएँ। हम इसका टेस्ट करते हैं, एग्ज़ामिनेशन है, फिर इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, और 40 साल के बाद हम मैमोग्राफी करके डायग्नोस करते हैं कि ये क्या है, और अगर ज़रूरत होती है तो हम इसको आमतौर पे इन ब्लॉक निकाल देते हैं।
इसको निकाल देना बेहतर है। और अब हमारे पास एस्थेटिक्स का भी इतना इशू नहीं है, बहुत अच्छे मटेरियल और सूचर्स आ गए हैं जिनकी वजह से आपके ब्रेस्ट पे कोई निशान नहीं रहता। तो बेहतर है कि इसको टाइमली डायग्नोस करें और उसको टाइमली निकालें, क्योंकि अगर आगे जाके ये कुछ अरसे में कैंसर बन गया या उसके अंदर ख़ुद कैंसर मौजूद है और आपने उसको छोड़ दिया, तो उसके बाद आपको सर्जरी और कीमोथेरेपी और इन सब प्रॉब्लम में जाना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी ऐसे सिम्टम्स आएँ, और स्पेशली अगर आपकी फ़ैमिली में हिस्ट्री हो, तो ना सिर्फ अपनी फैमिली में सबको कहें कि एग्जामिनेशन सही करें, बल्कि किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें। दूसरा कैंसर है ओवेरियन कैंसर, जो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। आमतौर में तो ये 60 साल के बाद होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे यंग फ़ीमेल्स में, 40 साल से कम की फ़ीमेल्स में भी ये कैंसर बहुत कॉमन है। ओवेरियन कैंसर हो या बच्चेदानी का कैंसर हो, आमतौर पे इनकी अलामत एक जैसी होती हैं। यूजुअली पेट बहुत ज़्यादा सूज जाता है, पेट फूलता है, इसके अलावा पेट में गैसियस डिस्टेंशन रहती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, या पेल्विस में बहुत ज़्यादा पेन है, प्रेशर लगता है पेट के नीचे की तरफ, कमर में दर्द जा रहा होता है, यूरिनरी और बाउल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। इसके अलावा फ़ीमेल को मेंसेस के अलावा भी ब्लीडिंग होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी अगर आपको पेन हो या ब्लीडिंग हो, तो फिर इसका मतलब है कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने के चांसेस हैं, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर से बचने का एक आसान तरीका ये है कि हम पैप स्मेयर करवाएं, यानी बच्चेदानी के मुंह का टेस्ट करवाएं, जो हर मैरिड या सेक्सुअली एक्टिव फीमेल को कराना चाहिए 3 से 5 साल के गैप तक। ये एक आसान टेस्ट है, क्लिनिक में होता है। इसमें हम सर्विक्स के टिश्यू लेके बायोप्सी के लिए भेजते हैं और मालूम करते हैं कि इसमें कोई कैंसर टिश्यू तो नहीं है। और ये एक बहुत आसान तरीका है और ये रूटीन प्रोसीजर है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सिम्टम आए तो ही हम करें, इसको रूटीन में कराना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपके सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवेरियन कैंसर यानी जो अंडेदानी की रसोलियाँ हैं, ये हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है। अंडेदानी की हर रसोली कैंसर नहीं होती, मगर कैंसर हो भी सकती है। ओवेरियन सिस्ट के बारे में बड़ा मिस कॉन्सेप्ट होता है कि ये पानी की थैली है और कोई ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट की, या छोड़ दें तो सही हो जाएगी। ओवेरियन सिस्ट डिफरेंट तरह की होती है। कोई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होती है, कोई म्यूसिनस होती है, कोई डर्मॉइड होती है जिसके अंदर बाल और दांत और इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। सो ये ज़रूरी है कि डायग्नोज किया जाए कि किस तरह का रसोली है, ये कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, इसका क्या इलाज करना है, इसके लिए दवा देनी है या ऑपरेशन करना है। हर तरह की रसोली के लिए, ख़ासतौर में अगर ये बिनाइन हो तो इसके लिए सर्जरी ज़रूरी नहीं होती, मगर डायग्नोस करना ज़रूरी है। और बहुत आसान है, जब पेशेंट हमारे पास आती है तो हम सिंपल एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं और पता चल जाता है कि क्या है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आपको पेट सूज रहा है, मेंसेस इरेगुलर हैं, तो आके हमारे पास मायना कराएं। इट्स वेरी इजी टू डायग्नोस, और इससे कम से कम आपको तसल्ली हो जाएगी कि कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। ओवेरियन सिस्ट की हम जब भी सर्जरी करते हैं, चाहे बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, हम इसको बायोप्सी के लिए ज़रूर भेजते हैं और बायोप्सी हमें 100% कन्फर्म करती है कि ये कैंसरस है कि नहीं। जहाँ हमें ड्यूरिंग सर्जरी कैंसर का डाउट होता है, वहाँ हम ड्यूरिंग सर्जरी एक बायोप्सी करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रोजन सेक्शन। जिनको ओवेरियन कैंसर होता है उनको सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट कैंसर है एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर आमतौर पे उन फीमेल्स में बहुत कॉमन है जिनको बहुत इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हों, बच्चेदानी में से बहुत फाउल स्मेलिंग सा डिस्चार्ज आ रहा हो, या वो औरतें जिनको मीनोपॉज के बाद यानी माहवारी बंद होने के बाद भी पीरियड्स आ रहे हों या खून का धब्बा लग रहा हो। आमतौर पर इसके लिए हम पहले एक स्टेरोस्कोपी यानी मशीन मायना करते हैं, जिसमें हम दूरबीन के ज़रिए अंदर से देखते हैं कि टिश्यूज़ में कहाँ पैथोलॉजी है और उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। ये भी एक ऑफिस प्रोसीजर है, ज़ाहिर बात है इसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें एनेस्थीसिया भी नहीं चाहिए होता। अगर एंडोमेट्रियल कैंसर स्टेज 1 होता है तो हम इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए रिमूव किया जा सकता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एस्थेटिक सर्जरीज़ होती हैं, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी सर्जरी हो, सर्जरी के बाद आपको पेन भी ना हो, हर्निया भी ना हो, सर्जिकल स्कार भी आपके पेट में ना होने के बराबर हो, तो आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जो बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन है वो आराम से लेप्रोस्कोपी से हो जाता है, 24 घंटे में आप घर चली जाती हैं।
और इसका फ़ायदा ये है कि आप एक छोटी से लेके बड़ी तक सर्जरी सब लेप्रोस्कोपी से करा सकते हैं। चाहे वो अंडे दाने की रसोली है, ट्यूब बंद करना हो, ट्यूब खोलना हो, ट्यूबों की पोटेंसी चेक करनी हो, एवरीथिंग कैन बी डन बाय लेप्रोस्कोपी। तो एंडोमेट्रियल कैंसर की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उनमें हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए सर्जरी करा सकते हैं। कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसको अगर आप टाइमली डायग्नोस कर लें तो आप इसके इलाज की कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। आप जितनी अर्ली ट्रीट होते हैं उतनी अर्ली आप कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से बच सकते हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स आता है। ज़रूरत इस बात की है कि जैसे ही आपको कोई अलामात हो आप डॉक्टर से पूछें, कंसल्ट करें। हो सकता है आपको कैंसर ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप सिम्टम्स छोड़ दें और वही जो एक बेनाइन पैथोलॉजी है वो आगे जाके मैलिग्नेंट या कैंसर में चेंज हो जाए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो आप मुझे मेरे क्लिनिक में दिखा सकते हैं। मैं कराची में कंसल्टेशन करती हूँ। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले लें या फिर आप वीडियो कंसल्टेशन पे भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।